हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ रहते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे और लाइव क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों आप रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज हिंदी कक्षा में चैप्टर 8 पाठ का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। तो आज इस कविता से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसे मैं कराऊंगी। पिछली 2 कक्षाओं में मैं इस कविता के अर्थ को पढ़ाई, उसे समझाने का आपको प्रयास की। तो मैं आशा करूंगी कि आप घर पर ज़रूर पढ़े होंगे और अर्थ के साथ इसे समझने का प्रयास भी किए होंगे। तो आप अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें, कॉपी निकालें और कॉपी में चैप्टर नंबर और चैप्टर नाम दोनों को लिखें। चैप्टर नंबर है 8 और नाम है जीवन नहीं मरा करता है। तो पहले मैं मौखिक प्रश्नों पर एक बार नज़र डाल दूं। मौखिक प्रश्न जैसे हैं, मौखिक प्रश्न में किसका कभी अंत नहीं होता, तो क्या होगा? किसका कभी अंत नहीं होता है तो होगा जीवन का कभी अंत नहीं होता। ये मौखिक प्रश्न है, इनको आपको कॉपी में लिखने नहीं है, ठीक है? सिर्फ आप उत्तर जानिए। प्रश्न नंबर ख, यहाँ कुछ भी खोता कैसे नहीं है। यानी मनुष्य जो है यहाँ कुछ भी खोता नहीं है, सिर्फ जो है वो मानव शरीर जो है वो बदलता है, लेकिन आत्मा जो है वो एक आत्मा शरीर से दूसरी आत्मा में प्रवेश करती है, लेकिन मानव शरीर जो है वह रहता है। ठीक उसी तरह जैसे कि पुस्तक में लिखी बातें जो है वो बदलती नहीं है, उस पर लगे हुए कवर, उस पर लगे हुए जिल्द जो हैं वो बदल जाती हैं। किसके लाख कोशिश करने पर भी उपवन नहीं मरता है। पतझड़ के लाख कोशिश करने पर भी उपवन नहीं मरता है। जैसे कि आप जानते हैं पतझड़ की ऋतु जब आती है तो पूरे उपवन में जितने भी पेड़ होते हैं सभी पेड़ों की पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं, और लेकिन पत्तियों के गिर जाने से पेड़ जो है वो समाप्त नहीं होते हैं, पेड़ वैसे ही खड़े दिखते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पूछा जा रहा प्रश्न में है कि किसके लाख कोशिश करने पर, तो लाख कोशिश कौन कर रहा है? पतझड़। पतझड़ लाख कोशिश कर रहा है कि उपवन जो है वो समाप्त हो जाए, लेकिन उपवन जो है वो क्या होता है? समाप्त नहीं होता है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, इसे लिखना है तो आपको इसका शीर्षक लिखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न लिखें। प्रश्न नंबर क, सपने के विषय में कवि क्या कहता है? तो उसका उत्तर क्या होगा? सपना वह होता है जैसे आँखों की सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। इसका अर्थ यह होता है कि जब हम सोते हैं तब हमें सपने दिखाई देते हैं, और जैसे ही हमारी आँख खुलती है तब हमारे आँखों के सामने जीवन की सच्चाई दिखाई देती है, जो कि सपने से बिल्कुल अलग होती है। यानी कहने का अर्थ है कि सपने और सच्चाई दोनों में समानता नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। प्रश्न नंबर ख, बिना प्रयास किए हाथ पर हाथ रखने वालों को कवि क्या समझाना चाहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखें। जीवन की सार्थकता को हमें अपनाना चाहिए। कवि का कहना है कि बिना कुछ प्रयास किए हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें निराश और दुखी होकर अपना जीवन नहीं गंवाना चाहिए। प्रश्न नंबर ग, प्रश्न लिखकर ही बच्चों उत्तर लिखिएगा, बिना प्रश्न लिखे उत्तर मत लिखिएगा। ये नहीं कि मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि उत्तर लिखा हुआ है, मैम इसी तरह से उत्तर लिखी हैं तो हम भी अपने कॉपी में उसी तरह से छाप दें। नहीं, आपको प्रश्न के साथ उत्तर लिखने हैं। ये सही प्रक्रिया है, आपको इसी प्रक्रिया से अपने कॉपी को मेंटेन करना है। प्रश्न नंबर ग, प्रियजन से बिछुड़ने पर निराश क्यों नहीं होना चाहिए? जीवन बहुत क्षणिक है, जीवन बहुत क्षणिक है। अपने प्रियजनों के बिछड़ जाने से हमें शोकाकुल नहीं होना चाहिए। मिलना बिछुड़ना तो जीवन का स्वाभाविक क्रम है,
इसलिए हमें इस सच्चाई को अपनाते हुए अपने जीवन को आशावादी दृष्टिकोण के साथ जीना चाहिए। तो इस तरह से उत्तर आप लिखते जाएं। प्रश्न नंबर घ, द्वेष, ईर्ष्या आदि भावों से कैसे बचा जा सकता है? पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सकारात्मक विचार अपनाते हुए सही पथ पर चलना और दूसरों की बुराइयों पर नज़र न रखते हुए अपनी अच्छाइयों को अपनाकर ही हम अपने जीवन से द्वेष, ईर्ष्या आदि भावों से बच सकते हैं। अब अगली प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अंग, जीवन को जीवंत रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो यहाँ देखो, जीवन को जीवंत रखने के लिए मनुष्य हर परिस्थिति का सामना हंसकर करना चाहिए। यहाँ पर जीवन को जीवंत रखने के लिए मनुष्य को जो है वो आप लिख लीजिए। जीवन को जीवंत रखने के लिए मनुष्य लिख लिए। इसके बाद वहाँ लिखें को हर परिस्थिति का सामना हंसकर करना चाहिए। मुसीबतों से घिरे होने पर हमें दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। ये 4 पंक्तियाँ कविता की हैं। इन पंक्तियों के हमें भाव स्पष्ट करने हैं। तो पहले आप कविता की 4 पंक्तियों को लिखें और लिखने के बाद अब आप इस पंक्तियों के भाव लिखें। प्रियजनों के बिछुड़ने से शोकाकुल होकर उनकी याद में जीने वालों को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि जो बिछड़ गया है वो कदापि आने वाला नहीं है। जो पुराने ख्यालों में ही विचरण करते हैं उसे नयापन कदापि नहीं मिलता। अब यहाँ बच्चों कदापि जो है प पे छोटी की मात्रा होगा। यहाँ पर एक में देखिए आप प पे छोटी की मात्रा, तो आपको कदापि में प पे छोटी की ही मात्रा होगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाले में भी देखिए कदापि में आप प पे छोटी की मात्रा डालिएगा, बड़ी की मात्रा मत डालिएगा। यहाँ देखिए नीचे जो है, नीचे कदापि में सही लिखा हुआ है, ऊपर जो है वह उस पर मात्रा जो है वो गलत हो गया है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, वो कदापि जो है ना बिछड़ गया, वो कदापि आने वाला नहीं, तो कदापि में प पे छोटी की मात्रा आप डाल दीजिएगा। ठीक है, जो पुराने ख्यालों में ही विचरण करते हैं उसे नयापन कदापि नहीं मिलता। नवीनता को अपनाना ही सही और सार्थक जीवन का उद्देश्य होता है। कवि का कहना है कि जिस प्रकार आंगन में जलाए गए अनेक दीपों में से, अब यहाँ पर जो है अनेक दीपों और बीच में जो आ गया 2 बार जलाए गए अनेक दीपकों, ये आप इसको काट दीजिएगा। ठीक है, अनेक यानी आपको लिखना कैसे है, आंगन में जलाए गए अनेक दीपकों में से, ये सही जो है वो सेंटेंस है। तो ये जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप इसको मैं फिर से पढ़ देती हूँ। आंगन में जलाए गए अनेक दीपकों में से कुछ दीपकों के बुझ जाने से आंगन की शोभा नहीं मिटती है, उसी प्रकार मानव जीवन में से कुछ प्रियजनों के चले जाने से जीवन की गति समाप्त नहीं होती है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो शब्द जो है 2 बार रिपीट हो गया है। शब्द 2 बार रिपीट होने के कारण आप उस शब्द को हटा दीजिएगा, उस शब्द को पूरी अपनी कॉपी में मत छाप दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको जब प्रश्न का उत्तर पढ़ रही हूँ तो इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ते समय भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख, कुछ मुखरों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हमसे नाराज़ होकर कुछ लोग मुंह मोड़ लेते हैं तो इससे हमारी जीवन की गति रुक नहीं जाती,
सही सोच के साथ सदा गतिमान रहना ही जीवन की सार्थकता है। तो यह हुआ इन कविता की पंक्तियों का भाव। अब नीचे जो है प्रश्न नंबर 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये मैं होमवर्क में आपको दी हूँ, फिर भी आपको मैं इसका उत्तर बता देती हूँ जो कि कविता में लिखी गई है। पंक्तियाँ हैं, सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। और दूसरे नंबर पे यानी प्रश्न नंबर ख, नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखरों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो इस तरह से इन शब्दों के द्वारा आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 इसे आप काट दीजिए, इसे नहीं करना है। पद्यांश जो दिया हुआ है इसे मैं आपको बोलती हूँ, इसका उत्तर मैं पढ़ देती हूँ, इसको आप कर लीजिएगा घर पे। तो इसका उत्तर मैं बता देती हूँ। कितनी बार गगरियाँ फूटी सिकन ना आई पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी चहल पल वही है तट पर। तो प्रश्न है क, घड़ा टूट जाने पर व्यक्ति क्या करता है? तो घड़ा टूट जाने पर व्यक्ति क्या करता है? नया घड़ा लेता है, क्योंकि पानी तो जो भरना ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, यहाँ प्रश्न क्या है? यहाँ प्रश्न जो है वो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। एक कविता के दो अर्थ जो हैं, वास्तविकता, यहाँ कवि जो है इन सभी बातों के द्वारा वास्तविकता को बताने का प्रयास कर रहा है, जीवन की वास्तविकता को समझाने का प्रयास कर रहा है कि जिस तरह घड़े के टूट जाने से जो है वो व्यक्ति जो है वो पानी भरना बंद नहीं करता, वो नया घड़ा लेता है। या तो क्वेश्चन क्या है, घड़ा टूट जाने पर व्यक्ति क्या करता है? तो घड़ा टूट जाने पर व्यक्ति नया घड़ा लेता है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन कि हमारे अपने में से किसी का अगर जीवन का अंत हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन जो है वो जीवन की गति जो है वो समाप्त हो जाएगी। नहीं, हमें अपने जीवन में ठीक उसी प्रकार अपने जीवन को जीना चाहिए, न कि उसके बिछड़ने के गम में ही डूबे रहना चाहिए। यानी अपने जीवन पर किसी के बिछड़ जाने से, किसी के अंत हो जाने से हमें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर घड़ा फूट जाए तो फिर हमें उसे नए घड़ा जो है वो ले लेना चाहिए। पनघट किसका प्रतीक है? पनघट जीवन का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि जिस तरह पनघट पे जाते समय कई गगरियाँ जो हैं, कई घड़े जो हैं वो फूटते हैं, फिर भी पनघट पर कोई सिकन नहीं आता। पनघट पर कोई पनघट के रास्ते में कोई जो है वो चहल पहल बंद नहीं होता, वो उसी तरह से चहल पहल जो है वो पनघट पर देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन जो है पनघट के समान है। मानव जीवन में अगर हमारे जीवन से अपने कोई प्रिय जो हैं वो बिछड़ जाएं, उनका अगर अंत हो जाए, तो उससे ये नहीं होता कि हम अपना जीवन जो है वो जीना छोड़ दें, क्योंकि मानव जीवन अनमोल है और हमें उस जीवन को सही ढंग से जीना चाहिए। अगर किसी का जीवन समाप्त हो जाए, प्रश्न नंबर ग, अगर किसी का जीवन समाप्त हो जाए तो दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर किसी का जीवन समाप्त हो जाए तो दुनिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुनिया की गति समाप्त नहीं होती, दुनिया की गति रुकती नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन के समाप्त हो जाने से या अंत हो जाने से दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका उत्तर क्या होगा कि किसी व्यक्ति के अंत हो जाने से, उसके जीवन के समाप्त हो जाने से दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ता। दुनिया उसी गति से अपना जो है वो चलती रहती है। ये उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों देखो यहाँ प्रश्न क है, छिप छिप कर कौन आंसू बहाता है, यह प्रश्न है और नीचे में 4 विकल्प दिए हुए हैं। बच्चे, कायर, साहसी, जवान। उत्तर क्या होगा? कायर। यानी छिप छिप कर कौन आंसू बहाता है? तो कायर आंसू बहाते हैं। प्रश्न नंबर ख, सपने की प्रकृति कैसी होती है? अब यहाँ भी देखो 4 ऑप्शन, 4 विकल्प है। अस्थाई, सुंदर, क्षणभंगुर, शानदार। उत्तर क्या होगा? क्षणभंगुर। ठीक है।
प्रकृति का क्या नियम है? तो यहाँ भी देखिए 4 विकल्प है। रात के बाद सुबह होती है, तूफान आते रहते हैं, पतझड़ हमेशा रहता है, चांदनी चुभती है। तो सही विकल्प क्या है? रात के बाद सुबह होती है। प्रश्न नंबर घ, लौ की आयु घटाने वाला कौन है? तो इसमें भी देखिए 4 विकल्प हैं। जीवन में आशा और उत्साह का नाश करने वाले जो है वो लौ की आयु घटाते हैं। उत्तर क्या होगा? जीवन में आशा और उत्साह का नाश करने वाले। प्रश्न नंबर अंग, तूफान किसका प्रतीक होते हैं? तो तूफान अकस्मात यानी अचानक, अकस्मात उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के, अचानक से कोई कठिनाइयाँ जो हमारे सामने आ जाती है तो उसको बोलते हैं। तो यह विकल्प है। तो अकस्मात नहीं होता, क्या होता है? इसको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं? अकस्मात। किस तरह से आप उच्चारण उसका करेंगे? अकस्मात, उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की। तो इस तरह से ये विकल्प जो है वो सही है और इसी तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। तो ये जो है प्रश्न से संबंधित जो ये उत्तर मैंने आपके समक्ष पढ़कर बताया। आपको प्रश्न लिखने हैं और प्रश्न लिखकर साथ ही साथ उत्तर भी लिखने हैं। और जो पद्यांश में दिए हुए हैं प्रश्न, उन पद्यांश में दिए हुए प्रश्नों को भी उन प्रश्नों का भी उत्तर मैं आपके सामने पढ़कर बताई। आप उसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखने में कोई असुविधा हो तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। लेकिन इस कविता में बच्चों, कवि ने मानव के जीवन की सच्चाई को बताने का प्रयास किया है। कई उपमाओं यानी कई उदाहरण के द्वारा उन्होंने हमारे सामने मानव जीवन की सच्चाई से परिचित कराने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में अगर कोई भी दुख गम आ जाए तो उससे हमें निराश और दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें डूबकर ही अपना जीवन बिताना चाहिए, बल्कि हमें उन मुसीबतों का, उन दुखों का डटकर मुकाबला करते हुए उनसे बाहर निकलने का उपाय करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन जो है वो अमूल्य है, अनमोल है और इस जीवन का कभी अंत नहीं होता। यह जीवन निरंतर चलते रहता है। बस ये क्या है, चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन जीवन की प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है। इसलिए हमें इस सच्चाई को अपनाते हुए किसी प्रियजनों के बिछड़ जाने से हमें शोकाकुल ना होकर अपने जीवन की गति को चलायमान करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों जो मुख्य प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 2 में 5 प्रश्न दिए गए हैं और इस गृह कार्य में मैंने दिए हैं इस पाठ से संबंधित जो है शब्दार्थ उनको लिखना है और उन्हें याद भी करना है। जैसे शब्दार्थ है, अश्रु मतलब आंसू, अश्रु का अर्थ क्या होता है? आंसू। व्यर्थ, बेकार। गर का अर्थ हुआ अगर और पनघट का कुएं का चबूतरा। सिकन, सिकन मतलब दुख। किश्तियाँ, नाव। तम, अंधकार, दुख, निराशा। और उपवन, बाग, बाग बागीचा, उपवन उसको कहते हैं। मुखरे, चेहरे। दर्पण का अर्थ आप जानते ही हैं, आईना। और गगरिया मतलब मटके या घड़े। तो ये जो हैं शब्दार्थ, ये आपके होमवर्क हैं। शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं। सारे जो चैप्टर हो चुके हैं उन सभी चैप्टरों के आपको शब्दार्थ चैप्टर वाइज लिखते हुए याद करने हैं और साथ ही साथ जो मैं वर्कशीट में प्रश्न उत्तर कराती हूँ उसे भी करने हैं आपको अपनी कॉपी में, क्योंकि वो इनसाइड क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो मैं इस प्रश्न में जो मैं बताई हूँ उन प्रश्नों को आपको लिखकर उसको उत्तर को पढ़ना है, यानी प्रश्न लिखने के बाद ही आपको उत्तर लिखने हैं। ये यहाँ तक का आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है। ये टेक्स्ट बुक का, यानी आपको टेक्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? गिल्लू से लेकर गिल्लू के बाद क्या था प्रश्न? चैप्टर 3 के बाद था पानी और पुल, और
इसके बाद आप पढ़े थे ये नेता नहीं नागरिक चाहिए। फिर अभी ये जो कविता है जीवन नहीं मरा करता है। और आप देखिएगा सिलेबस में अगर रिवीजन चैप्टर के रूप में गया होगा तो रिवीजन चैप्टर तो आपके PA1 में जो चैप्टर थे उससे रिवीजन चैप्टर में कुछ प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से आप घर पर लिखकर प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और उन प्रश्नों का उत्तर लिखें। यहाँ पर बच्चों जो मैं या प्रश्न नंबर 3 का क यहाँ पर जो दो बार रिपीट हो गया है, उत्तर लिखते समय आंगन में जलाए गए अनेक दीपकों, तो उसे आप 2 शब्दों को जो रिपीट हो गया है तो रिपीट यानी दोनों शब्दों को लिखिएगा मत। एक जो रिपीट हुआ है शब्द यानी शब्द जो 2 बार आ चुके हैं उन्हें काट दीजिएगा, एक ही शब्द को आप लिखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं बता भी देती हूँ। प्रश्न नंबर 3 का क, आंगन में जलाए गए अनेक दीपकों में से, ये होगा सेंटेंस, आंगन में जलाए गए अनेक दीपकों में से कुछ दीपकों के बुझ जाने से आंगन की शोभा नहीं मिटती। ठीक है। और कदापि जो है वो कदापि आने वाला नहीं है, इसमें छोटी की मात्रा होगा, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर जब प्रश्न उत्तर कराती हूँ तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हें भी ध्यान रखनी है। आप अपनी जब कॉपी में करें तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर कहीं भी कोई डाउट हो आपको इस प्रश्न से उत्तर में या कोई शब्द में, तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में आप पूछ लें कि मैम यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ। मैं उस शब्द को, उस वाक्य के बारे में आपको समझा दूंगी। और प्रश्न उत्तर का रहा बात, तो आप प्रश्न को लिखकर ही उत्तर लिखेंगे और जो मैं होमवर्क दी हूँ उसे भी आपको करने हैं। और इनसाइड क्वेश्चन जो भी मैं कराई हूँ उसे अभी आप करते जाइए। इस चैप्टर से संबंधित एक बार मैं फिर से प्रश्न को पढ़ देती हूँ। प्रश्न नंबर 2 का क, सपने के विषय में कवि क्या कहता है? तो सपना वह होता है जैसे आँखों की सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। इसका अर्थ यह होता है कि जब हम सोते हैं तब हमें सपने दिखाई देते हैं और जैसे ही हमारी आँख खुलती है तब हमारी आँखों के सामने जीवन की सच्चाई दिखाई देती है, जो कि सपने से बिल्कुल अलग होती है। प्रश्न नंबर ख, बिना प्रयास किए हाथ पर हाथ रखने वालों को कवि क्या समझाना चाहता है? जीवन की सार्थकता को हमें अपनाना चाहिए। कवि का कहना है कि बिना कुछ प्रयास किए हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें निराश और दुखी होकर अपना जीवन नहीं गंवाना चाहिए। प्रश्न नंबर ग, प्रियजन से बिछुड़ने पर निराश क्यों नहीं होना चाहिए? तो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सकारात्मक विचार अपनाते हुए सही पथ पर चलना और दूसरों की बुराइयों पर नज़र न रखते हुए उनकी अच्छाइयों पर नज़र रखते हुए और उनकी अच्छाइयों पर को अपनाते हुए हम अपने जीवन में द्वेष, ईर्ष्या आदि भावों से बच सकते हैं। प्रश्न नंबर घ, द्वेष, ईर्ष्या आदि भावों से कैसे बचा जा सकता है? तो उसका यह उत्तर हुआ। अंग, जीवन को जीवंत रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो जीवन को जीवंत रखने के लिए मनुष्य को हर परिस्थिति, यहाँ पर मनुष्य को हर परिस्थिति का सामना हंसकर करना चाहिए। मुसीबतों से घिरे होने पर हमें दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे बाहर निकलने का उपाय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 का क, उसका उत्तर क्या होगा? प्रियजनों के बिछुड़ने से शोकाकुल होकर उनकी याद में जीने वालों को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि जो बिछड़ गया है वह कदापि आने वाला नहीं है। कदापि पौपे छोटी की मात्रा, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा, कदापि मत पे पौपे छोटी की मात्रा। जहाँ भी मुझे ये होता है डाउट आपको मैं सुधार देती हूँ, जो कि टाइपिंग के सद में हम लोग हो जाता है करते समय। जो पुराने ख्यालों में ही विचरण करते हैं उसे नयापन कदापि नहीं मिलता। नवीनता को अपनाना ही सही और सार्थक जीवन का उद्देश्य होता है। कवि का कहना है कि जिस प्रकार आंगन में जलाए गए अनेक दीपकों जलाए गए, अब यहाँ पर देखो, आंगन में जलाए गए अनेक दीपकों में से,
क्या होगा, अनेक दीपकों में से कुछ दीपकों के बुझ जाने से आंगन की शोभा नहीं मिटती है, उसी प्रकार मानव जीवन में से कुछ प्रियजनों के चले जाने से जीवन की गति समाप्त नहीं होती। और प्रश्न ख, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हमसे नाराज़ होकर कुछ लोग मुंह मोड़ लेते हैं तो इससे हमारे जीवन की गति रुक नहीं जाती। सही सोच के साथ सदा गतिमान रहना ही जीवन की सार्थकता है। और नीचे जो है मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ये आपका होमवर्क में है, और शब्दार्थ इसे भी आपको होमवर्क में करने हैं। पद्यांश के जो प्रश्न थे इसे मैं पढ़कर आपके समक्ष उत्तर भी बता दी हूँ, और जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनका भी उत्तर जो है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, उसे मैं पढ़कर भी बताई हूँ। तो आप इस तरह से प्रश्नों को लिखकर उत्तर लिखें, और इस पाठ से संबंधित कोई भी अगर आपको कहीं डाउट हो, कोई दुविधा हो, तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं।